हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई तो बहुत बढ़िया से चल ही रही होगी। चलिए, आज हम लोग हेनरी के नियम को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा था विलेयता क्या होती है। गैस द्रव की विलेयता के बारे में हमने पढ़ा था। उसी का एक इफेक्ट पड़ता है दाब का प्रभाव, और उसी दाब के प्रभाव से संबंधित और विलेयता से संबंधित हेनरी ने एक नियम दिया है जिसको हम लोग इस वीडियो में जानना है। तो चलिए सबसे पहले रेडी देते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का ध्यान से देखिएगा इसे। हेनरी बोले कि स्थिर ताप पर किसी गैस के विलयन में विलेयता, ध्यान से देखिएगा, स्थिर ताप पर किसी गैस के विलयन में विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। हेनरी क्या बोले कि जब भी कोई गैस विलयन बनाएगा तो उस समय जो उसकी विलेयता होगी, गैस की जो विलेयता होगी वह किसके समानुपाती होगी? वह समानुपाती होगी उसके आंशिक दाब की। ठीक है, अब पहले थोड़ा समझ लीजिए आंशिक दाब होता क्या है। मान लीजिए एक गैस है H2। ठीक है, इस समय इस गैस पर जो दाब लग रहा होगा उसको कहेंगे शुद्ध अवस्था में लग रहा दाब, यानी केवल दाब कहेंगे। ठीक है, इस समय जो वायुमंडलीय दाब इस गैस पर लग रहा है उसको केवल दाब कहेंगे। लेकिन यही इसी गैस को मान लीजिए हम क्या करते हैं, किसी द्रव में घोल देते हैं। क्या कर देते हैं? द्रव में घोल देते हैं, तो यह हो जाएगा H2 का विलयन। अब इस गैस द्वारा इस हाइड्रोजन, देखिए इसमें द्रव भी है हाइड्रोजन भी है, लेकिन केवल हाइड्रोजन द्वारा इस पूरे द्रव पर कितना दाब लग रहा है उसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन का आंशिक दाब। फिर से सुनिएगा, हाइड्रोजन का विलयन है और हम हाइड्रोजन का आंशिक दाब किसको कहेंगे? केवल हाइड्रोजन गैस के अणुओं द्वारा जितना द्रव पर माने टोटल विलयन पर दाब लगेगा उसको गैस का आंशिक दाब कहेंगे। मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो गैस की विलेयता जो है किसके समानुपाती होती है जी? आंशिक दाब के समानुपाती होती है। इसका मतलब है अगर देखिए यह सामान्य रूप है, अगर हम इसको जो है फॉर्मूला के रूप में, गणना के रूप में लेकर आए तो देखिए कैसे लेकर आएंगे। यदि हम विलेयता को मोल अंश के पद में व्यक्त करें, आपको मैंने बताया भी था कि आगे जब भी हम लोग विलेयता की बात करेंगे तो उस समय उसका मोल अंश का बात करेंगे। मोल अंश के पद में व्यक्त करें, व्यक्त करना मैंने समझ रहा है ना, दर्शाएं। तो लिखेंगे गैस का जो मूल अंश है वह समानुपाती होगा गैस की आंशिक दाब। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब है कि आप चाहो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, गैस का आंशिक दाब जो समानुपाती होगा गैस के मूल अंश के, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम गैस के आंशिक दाब को P से डिनोट करें, किससे डिनोट करें? P से डिनोट करें, तब हम लिख सकते हैं P समानुपाती, और गैस के मूल अंश को अगर हम X से डिनोट करें तब हम लिख सकते हैं X, P समानुपाती X। अब मान लीजिए गैस का है तो XG लिख सकते हैं आप।
अगर हम आप यहाँ पर समानुपाती का साइन हटाओगे तो बराबर लगाओगे, और बराबर लगाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे कि नहीं लगाओगे, लगाओगे। तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं KH। क्या लगा देते हैं? KH। ठीक है। तो फाइनली हमारा गैस के आंशिक दाब और गैस का क्या है? आंशिक दाब है, और उसके विलेयता में यही संबंध निकल के आता है P = KH × Xg। यहाँ पर इस कांस्टेंट का नाम दिया गया, अब आप इतना तो समझ ही सकते हो किसके नाम पर दिया गया होगा? हेनरी के नाम पर। इसको कहते हैं हेनरी नियतांक। क्या कहते हैं? हेनरी नियतांक। क्यों? क्योंकि नियम तो हेनरी ने दिया है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हेनरी नियतांक, हेनरी कांस्टेंट। अब यहां से आपको क्या क्या बातें सीखने को मिलती है। सबसे पहली बात, हेनरी ने किसके बीच संबंध निकाला? तो गैस के विलेयता और उसके आंशिक दाब। दूसरी बात, यह केवल किसके लिए लागू होता है? ओनली फॉर गैसेस। केवल जब गैस द्रव में जुड़ेगा तभी लागू होता है। तीसरी बात, अगर यहाँ पे हेनरी स्थिरांक की बात करें तो जैसे अगर मान लीजिए एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है, अगर एक समान ताप पर देखा जाए तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हम Xg बराबर क्या लिख सकते हैं? तो आप कहोगे Pg/kH। ठीक है, मान लीजिए दाब सेम है। ठीक है, दाब क्या है? सेम है। सेम टेम्परेचर में दाब सेम नहीं होगा, दाब सेम होगा। अगर हम कह रहे हैं कि गैस की विलेयता घट या बढ़ रही है, कौन सा कारक होगा जिसके कारण गैस की विलेयता घटे? दाब सेम है, KH का मान और गैस की विलेयता घट बढ़ रही है। सोचिए, गैस की विलेयता कब घटेगी? जब KH का मान बढ़ेगा। गैस की विलेयता कब घटेगी? जब KH का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और गैस की विलेयता कब बढ़ेगी? जब KH का मान क्या होगा? घटेगा। यानी हेनरी स्थिरांक के मान जब घटता है एट द सेम टेम्परेचर, एक समान ताप पर, अगर ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो, फिर हेनरी स्थिरांक का मान अगर बदल रहा है तो विलेयता का मान भी बदलेगा। कोई इसमें प्रॉब्लम? तो इसका मतलब हुआ कि हेनरी स्थिरांक का से संबंधित हो गया क्या? गैस की विलेयता। एक बात आपको पता होनी चाहिए, अगर एट द सेम टेम्परेचर पर है तो प्रत्येक गैस का हेनरी नियतांक नियत होता है। प्रत्येक गैस का हेनरी नियतांक क्या होता है? नियत होता है। क्यों भैया, क्यों नियत होता है? क्योंकि किसी भी द्रव में जब आप डालिएगा तो एक तो उसकी विलेयता निश्चित होगी, सेम मात्रा में होगी नहीं, दूसरा उसका दाब भी निश्चित होगा। हेनरी कांस्टेंट का मान गलत होना निश्चित है। अगर हेनरी स्थिरांक का मान अगर आपको निकालने के लिए कॉपी देता है, आप क्या करोगे? तो आप चुपचाप गैस के आंशिक दाब में उसकी विलेयता से भाग कर देना। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब देखते हैं हम लोग हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग हेनरी के नियम के बारे में कुछ और चीजें और उसके अनुप्रयोग। तो हेनरी के नियम के बारे में अगर ग्राफ खींचा जाए, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि किसी भी गैस का आंशिक दाब जो है उसके मूल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। और हमने सब बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट बैठाया KH, जिसको हम हेनरी कांस्टेंट बोले। यहां से आप KH बराबर निकाल सकते हो Pg/Xg। इसका मतलब है कि अगर हेनरी नियतांक एट द सेम टेम्परेचर सेम है तो उस गैस का आंशिक दाब और उसका विलेयता दोनों का अनुपात होगा। अगर हम मान लीजिए दाब अधिक कर दें तो विलेयता अधिक हो जाएगी, ध्यान देना। क्योंकि KH तो सेम रहेगा ना। यदि
पीजी अधिक कर दें तो एक्सजी क्या हो जाएगा, अपने आप अधिक हो जाएगा। अगर पीजी कम कर दें तो एक्सजी क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। ये दो बातें रखिएगा ध्यान में, हेनरी के नियम का प्रयोग में काफी काम आएंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर सेम सेम टेम्परेचर है तो पीजी जो होगा यह विलेयता के समानुपाती होगा। नहीं, पीजी सेम होगा तो एक्सजी भी सेम होगा। नहीं, अगर हमको विलेयता बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर क्या कर देना पड़ेगा, टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। हमने पढ़ा था कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है विलेयता घटती है। टेम्परेचर बढ़ता है विलेयता, गैसों की विलेयता क्या होती है, घटती है। टेम्परेचर घटता है गैसों की विलेयता बढ़ती है। ये दो बातें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद एक थोड़ा सा ग्राफ नीचे दिखाएंगे। ठीक है, इधर क्या करते हैं हम लोग, रखते हैं आंशिक दाब। मान लीजिए 500 बार है, 1000 बार है। ठीक है, यार 0.500 है, जो है 1.00 है। ठीक है, जब हम इन दोनों के बीच में यहाँ विलेयता है, नीचे क्या है, विलेयता है। जब हम इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो मूल बिंदु से एक सरल रेखा प्राप्त होता है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, स्ट्रेट लाइन। और इस ग्राफ का ध्यान दीजिए, इस ग्राफ का जो ढाल होगा वही हेनरी ग्राफ होगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आंशिक दाब एवं गैस की विलेयता के बीच एक ग्राफ का ढाल हेनरी स्थिरांक का मान होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, मान लीजिए हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक बात बताइए, विलेयता घटेगी कि बढ़ेगी, आप कहोगे विलेयता घटेगी, तो विलेयता घटेगी। विलेयता घटेगी, ध्यान दीजिए, विलेयता घटेगी तो इसका आंशिक दाब भी क्या होगा, घटेगा। इसका आंशिक दाब भी क्या होगा जी, घटेगा। बात समझ में आई। उसी प्रकार मान लीजिए हम टेम्परेचर को घटा रहे हैं, इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने पर आंशिक दाब कम होता है, टेम्परेचर घटाएंगे तो देखिए क्या होगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी, विलेयता बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, गैस का आंशिक दाब भी बढ़ेगा। यह केवल गैस के लिए है, ध्यान दीजिए, यह केवल गैस के लिए है, उसके लिए नहीं है। चलिए, इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब आपको हेनरी के नियम का प्रयोग समझ में आ जाएगा। पहली बात कि हेनरी के नियम का प्रयोग कहां होता है, तो सबसे पहला शराब एवं ठंडे या शीतल पेय के, कितना अच्छा लग रहा है, शीतल पेय। शीतल पेय का मतलब जानते हो, शीतल पेय का मतलब होता है कोल्ड ड्रिंक्स। क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, शीतल पेय और या शराब। देखिए, आप देखे होंगे कि जब भी आप ठंडा का बोतल खोलते हो तो उससे क्या निकलता है, बुलबुला निकलता है कि नहीं निकलता है, और बुलबुला निकलता है और उसको पीने से स्प्रिट मिलता है। वह स्प्रिट वास्तव में जो है CO2 जो है एल्कोहल में घुलने से होता है, में CO2 भी। कई बार तो ऐसा होता है कि ठंडा का बोतल खोलते ही ऊपर से गिर जाता है, नहीं बहुत तेज में अगर हो जाएगा तो उसमें क्या किया जाता है, CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए अधिक दाब पर बंद किया जाता है। तो कोई पूछेगा
कि ठंडा को जो बोतल होता है उसको अत्यधिक प्रेशर पर क्यों बंद किया गया होता है, ताकि CO2 ज्यादा खुला रहेगा। मैंने आपको अभी बताया कि अगर विलेयता ज्यादा होगी तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, नहीं तो इसीलिए CO2 की विलेयता ज्यादा रहे, इसलिए जो है हम क्या करते हैं, अत्यधिक दाब पर बंद करते हैं, इसलिए काफी सावधानी से जो बोतल खोलना करते हैं। दूसरी बात, जब भी कोई गोताखोर जो है गहरी समुद्र में जाता है, कहा जाता है गहरी समुद्र में जाता है, तो उसका जो गैस का सिलेंडर लेके जाता है, अब देखिएगा हम जैसे जैसे धरती से ऊपर जाते हैं हमारा दाब जो लग रहा होता है वो क्या होता है, काफी कम लग रहा होता है। बात क्लियर? गैस का आंशिक दाब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे नीचे जाओगे दाब बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे दाब घटेगा, जैसे जैसे नीचे जाओगे दाब बढ़ेगा। तो जैसे ही गोताखोर गहरी समुद्र में जाता है दाब बढ़ेगा कि घटेगा भैया, दाब बढ़ेगा। जब दाब बढ़ेगा तो विलेयता घटेगी कि बढ़ेगी, विलेयता घटेगी। अब मान लीजिए कोई गोताखोर जो है गहरी समुद्र में सिलेंडर लगा के जाता है, इसका मतलब है जब अंदर जाएगा दाब बढ़ा जाएगा, दाब बढ़ जाएगा तो फिर गैस की विलेयता बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि श्वास से जल्दी जल्दी जाएगा अंदर। मान लीजिए केवल सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा है तो अंदर जाने के बाद सारा ऑक्सीजन एक बार चल जाएगा पूरा। जब ऑक्सीजन अधिक मात्रा में चला जाएगा उसके बाद मान लीजिए अंदर चला गया, मतलब कुछ नहीं हुआ, उसके बाद जैसे जैसे गोताखोर बाहर आना शुरू करेगा, नहीं तो उस समय क्या होगा, गोताखोर दाब घटेगा, दाब घटेगा तो विलेयता घटेगी, इसके बाद ऑक्सीजन बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अब बताइए एक बार हमारे रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता बढ़ गई फिर अचानक घट जाए तो क्या हो जाएगा, रक्त में कहीं कहीं जो है देखिएगा बुलबुला हो जाएगा। इसका मतलब है कि खाली जगह, समझ में आ रहा है? तो बुलबुला बुलबुला टाइप का रक्त में हो जाएगा, बुलबुला बुलबुला टाइप का रक्त में हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोशिका जो है हमारी उसको बहुत बाधा पहुंचेगी, कई कोशिकाएं मृत हो जाएंगी और इस बीमारी को कहते हैं बेंड। क्या कहते हैं, बेंड। और इसका बहुत हाई फाई इलाज होता है, नहीं तो इस बीमारी से बचने के लिए गोताखोर लोग क्या करते हैं, गोताखोर लोग जो है ऑक्सीजन तो मिलाते ही हैं, सिलेंडर में क्या क्या मिलाते हैं, ऑक्सीजन मिलाते हैं और प्लस इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन गैस और हीलियम गैस भी मिलाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन भी मिलाते हैं लेकिन इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन और हीलियम गैस भी मिलाते हैं जो ऑक्सीजन की विलेयता को कम करने का काम करता है। बात समझ में आ गया ना, क्यों मिलाया जाता है, केवल ऑक्सीजन क्यों नहीं दिया जाता है, ताकि ऑक्सीजन की विलेयता को क्या करते, कम करते हैं और हमें वो बेंड वाली बीमारी, कौन सी बीमारी होती है इसे, बेंड बीमारी। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन कितना परसेंट रहता है, 32.1%। कितना रहता है, 32.1%। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में रहता है 56.7% और हीलियम जो है रहता है लगभग, घटा दो ना, 11.2%। ठीक है, तीसरा उपयोग क्या है, तीसरा उपयोग जो है आरोही लोग करते हैं। क्या करते हैं, आरोही। आरोही माने जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, अधिक ऊंची ऊंची जगहों पर जाते हैं, पर्वतों या ऊंची जगहों पर जो लोग जाते हैं वो लोग क्या करते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया ऊंची जगह पर जाइएगा तो दाब क्या होगा, कम। दाब कम होगा तो गैस की विलेयता क्या होगी, कम होगी। यानी कि ऑक्सीजन जो है बहुत कम मिलेगा, ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन क्या होगा, बहुत कम मात्रा में मिलेगा। ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलेगा तो फिर सांस लेने में दिक्कत होगी। ऑक्सीजन कम होगा तो फिर सांस लेने में दिक्कत होगा और इस टाइप के प्रॉब्लम को कहा जाता है एनॉक्सिया। क्या कहते हैं, एनॉक्सिया बीमारी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अधिक दाब पर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन को भर के ले जाते हैं। अधिक दाब पर भर के ले जाने से क्या होगा, ऑक्सीजन का विलेयता बढ़ेगा और ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पहुंच पाएगी और अधिक मात्रा में विलेय हो पाएगी, जिससे उन्हें इस बीमारी का सामना, एनॉक्सिया का सामना न करना पड़े। तो उम्मीद करते हैं आपको हेनरी का नियम और हेनरी के नियम का अनुप्रयोग बहुत अच्छे से दिमाग में फिट हो गया होगा। सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे। चलिए, हमने हेनरी नियम का अनुप्रयोग देख लिया, अब देखते हैं हेनरी नियम की सीमाएं। ठीक है, हेनरी नियम की सीमाएं। कि हेनरी नियम
कि यहाँ तक काम करता है और कहाँ के बाद काम करना बंद कर देता है। सबसे पहला है दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दाब क्या नहीं होना चाहिए? बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दाब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर हेनरी नियम जो है फेल कर जाएगा, लैग करने लगेगा। दूसरा है ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए भैया, तो ताप भी बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि गैस जो है, गैसीय विलेय आणविक अवस्था में, आणविक अवस्था में द्रव विलायकों में समान रूप से घुला होना चाहिए, समान रूप से विलेय होना चाहिए। और चौथा है गैस की विलेयता बहुत कम, बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन 4-5 परिस्थितियों में जो है हेनरी का नियम काम नहीं करता है। अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तभी जाके हेनरी का नियम काम करेगा। चलिए अब जानते हैं हम लोग वाष्प दाब क्या है। ठीक है, अभी हम लोग गैस जब द्रव में विलय हो रहा था उसका दाब पढ़ रहे हैं, नहीं जी? लेकिन ठोस वाला ध्यान दीजिए, ठोस वाला जब हम द्रव में बोल रहे थे उसका वाष्प दाब पढ़ थे क्या? नहीं पढ़े थे। और द्रव द्रव विलय का वाष्प दाब का तो बात ही हमने नहीं किया। तो अभी हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले वाष्प दाब होता क्या है। तो देखिएगा, किसी निश्चित ताप पर, अभी मैं इसको आपको समझाऊंगा, साम्य अवस्था में, ये भी मैं आपको बताऊंगा साम्य अवस्था क्या होता है। किसी निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में किसी विलयन में विलेय के अणुओं द्वारा, विलेय के अणुओं द्वारा डाला गया दाब उस विलेय का वाष्प दाब कहलाता है। थोड़ा सा इसको समझने में आपको टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमने एक बीकर लिया है और नीचे से हमने उसको आग पर रख दिया है, रख दिया है आग पर, हमने इसको क्या कर दिया है? रख दिया है। और आग पर रखने के बाद इसमें हमने डाला है पानी और नमक। क्या डाला है? पानी डाला है और प्लस नमक डाला है। ठीक है, शुरू में हम क्या करते हैं, इस पानी और नमक को खुले पात्र में रखते हैं और तब गर्म करते हैं। आपको देखने को क्या मिलेगा? जितना पानी का भाप होगा चुपचाप ऊपर उड़ जाएगा, दिक्कत होगा। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पन। पानी और नमक के विलयन में से जल जो है यानी विलायक जो है, यहाँ पे विलायक कौन है जी? पानी है ना। विलायक जो है जो कि द्रव अवस्था में था वह वाष्प अवस्था में बदल जाता है और फिर कहाँ चला जाता है? आसमान में चला जाता है। यानी ये द्रव अवस्था से किस अवस्था में बदल गया? वाष्प अवस्था में। तो हम लोग द्रव से वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या करते हैं? वाष्पन कहते हैं ना। तो पानी भाप बन के ऊपर उड़ गया, कौन सी प्रक्रिया हुई? वाष्पन। इतना बात समझ में आया? चलिए आगे और नमक बच जाता है। लेकिन इसी प्रक्रिया को जब हम बंद पात्र में करते हैं, पानी में रख दिया, ऊपर से एक ढक्कन लगा दिए, क्या कर दिए? एक ढक्कन लगा दिए। जब ढक्कन लगा के ऊपर से इसको जो है बंद कर दिए, तब हम क्या देखते हैं कि जैसे पानी वाष्प में बदल रहा है, ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है लेकिन ऊपर से ढक्कन है। अब यहाँ पर वाष्पन की क्रिया तो हुई लेकिन वाष्प ऊपर नहीं गया,
वाष्पन की क्रिया हुई कि नहीं हुई? पानी वाष्प में बदला, लेकिन वाष्पन भाप बन गया क्या? नहीं। इस बर्तन में जाकर भाप सट गया। फिर हम क्या देखते हैं, कुछ समय बाद, कुछ मिनट बाद आप देखोगे यह भाप जो जाके सटा था वह फिर से वाष्प से द्रव में बदलकर नीचे चूने लगता है। टप 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 कैसे लगता है? टप 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 टप। ऊपर से जो है फिर से वाष्प से द्रव में बदल जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं संघनन। यहाँ पर हमने दो प्रक्रियाओं की बात की। पहला है वाष्पन, अंग्रेजी में कहते हैं वेपोरेशन। इसमें क्या हुआ, द्रव यानी विलायक, विलायक किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। विलायक किसमें बदल गया? वाष्प में बदल गया। दूसरी प्रक्रिया की बात की हमने संघनन। इसमें वाष्प किसमें बदल गया जी? द्रव में बदल गया। एक टाइम आएगा जब जितना भाप बनेगा उतना ही द्रव बनेगा। जब नीचे से वाष्पन हो रहा है, ऊपर से संघनन हो रहा है, नीचे से वाष्पन, ऊपर से संघनन, नीचे से वाष्पन, ऊपर से संघनन। उस समय क्या होगा? उस समय जितना मात्रा में भाप बनेगा, जितना मात्रा में भाप बनेगा उतना ही मात्रा में द्रव भी बनेगा। जितना मात्रा में भाप बनेगा उतना ही मात्रा में द्रव भी बनेगा। उस समय वाष्पन और संघनन की प्रक्रियाएं समान रूप से साथ साथ चलती हुई प्रतीत होती है और इसी को हम कहते हैं, इसी अवस्था को हम कहते हैं साम्यावस्था। क्या कहते हैं? साम्यावस्था। बात समझ में आ गया? जैसे कि मान लीजिए कि एक लड़का जो है एक लड़की से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो लड़की जो है उस लड़के से उतना ही ज्यादा हेट करती है। तो अब क्या होगा? एक टाइम आएगा जब दोनों का, इसका प्यार और इसका हेट दोनों का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तब उस समय कहेंगे क्या? ये किस अवस्था में है? साम्य अवस्था में है। बात क्या है ना? दोनों पर भारी नहीं पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पर भी जो है वाष्पन और संघनन में से कोई एक दूसरे पर भारी नहीं पड़ेगा, दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहेंगी। इसी को हम कहते हैं साम्य अवस्था। उस समय आपको क्या देखने को मिलेगा? जब ऊपर भाप बन के उड़ के गया, वह भाप जो है क्या करेगा? उस द्रव पर, उस विलयन पर दाब लगाएगा। वह भाप क्या करेगा? उस विलयन पर दाब लगाएगा और इसी दाब को हम कहते हैं वाष्प दाब। तो द्रव विलयन के वाष्प दाब के संबंध में हम लोग को पढ़ना है राउल्ट का नियम। किसका नियम पढ़ना है? राउल्ट का नियम। तो जानिए, सबसे पहले जानते हैं राउल्ट का नियम आखिर है क्या। तो मैंने आपको बताया कि जब एक निश्चित ताप पर किसी द्रव को गर्म किया जाता है, द्रव विलायक को गर्म किया जाता है, तो हम पाते हैं कि द्रव विलायक गर्म होता है और बंद पात्र है तो ऊपर जाएगा, फिर से संघनित हो जाता है और दाब डालता है। इसको वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब और उस द्रव की विलयनता में संबंध दर्शाने वाले भैया हैं हमारे राउल्ट भैया। तो राउल्ट भैया जो है 1886 ईस्वी में एक नियम देते हैं। क्या देते हैं? देखिएगा, किसी निश्चित दाब पर किसी वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उस पदार्थ की मोल अंश के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, दोनों बात एक ही है। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों बात सेम है। अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पे पदार्थ की जगह पर आप चाहें तो अवयव भी लिख सकते हैं। मेरा मतलब बस विलयन के अवयव से था। यहाँ पर जो हम लोग राउल्ट के नियम की बात करेंगे वह द्विअंगी विलयन के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे जी? द्विअंगी विलयन के लिए। और जरा ध्यान दीजिएगा, यही नियम दोनों में लगेगा, द्विअंगी विलयन के लिए। यहाँ पर विलयन होना कैसा चाहिए? सबसे पहले नोट में आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को। विलयन कौन सा होना चाहिए? तो विलयन होना चाहिए आपका द्रवीय विलयन होना चाहिए। कौन सा विलयन होना चाहिए? द्रवीय विलयन होना चाहिए। और द्रवीय विलयन कितने तरह का हो सकता है? आप कहोगे 3 तरह का हो सकता है। एक गैस द्रव का, तो गैस द्रव वाला तो पहले ही देख चुके, उसी में ना हेनरी का नियम पढ़े भैया। अब की बार देखेंगे द्रव विलयन, द्रव का विलयन।
और फिर देखेंगे ठोस द्रव का विलयन। इसी दोनों के वाष्प दाब की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, गैस द्रव का तो देख चुके हैं ना, हेनरी का नियम पढ़े ना। अब देखिए द्रव द्रव का विलयन। अब द्रव द्रव के विलयन का वाष्प दाब देखिएगा। मान लीजिए सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा डाल्टन लॉ बता देता हूं। डाल्टन्स लॉ, डाल्टन का नियम क्या कहता है? डाल्टन का नियम कहता है किसी गैसीय किसी द्रवीय या विलयन, किसी विलयन में किसी विलयन का कुल वाष्प दाब उसके अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योगफल के तुल्य होता है। ठीक है, मान लीजिए हम एक द्विअंगी विलयन लेते हैं। द्विअंगी विलयन के लिए, ठीक है, मान लीजिए एक अवयव है ए, एक अवयव है बी। ठीक है, एक अवयव ए है, एक अवयव बी है। अवयव ए का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब मान लीजिए है PA। क्या है? PA। और बी का आंशिक वाष्प दाब मान लीजिए है PB। तो हमें डाल्टन के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? टोटल विलयन का वाष्प दाब यानी PT हो जाएगा PA प्लस P। अगर यह द्विअंगी विलयन ना होकर के त्रिअंगी विलयन या बहुअंगी विलयन होता तो सारी के वाष्प दाब हम जोड़ देते। बात समझ आ गई ना? विलयन का कुल वाष्प दाब जितना अवयव है सबके आंशिक वाष्प दाब के योगफल के बराबर होगा। बात क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब। सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। माना कि एक द्विअंगी विलयन द्विअंगी विलयन इसमें एक अवयव ए है एवं एक अवयव बी है। माना कि एक द्विअंगी विलयन के मोल अंश विलयन को कितने दर्शाएंगे? मोल अंश में मोल अंश क्रमशः XA एवं XB है। ठीक है, XA एवं XB है तथा XA एवं XB तथा उनके आंशिक दाब क्रमशः क्या है? PA तथा PB है। तो दो विलय है, ठीक है, एक A है ना, लिखते हैं एक विलयन है मान लीजिए, एक दो विलय है, एक A है एक B है। इसका मोल अंश कितना है? XA है, इसका मोल अंश कितना है? XB है। काई या X कह सकते हैं उसको। और यह है PA, यह है PB। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम से अगर बात करें तो राउल्ट का नियम क्या करता है भैया? पता है किसी विलयन के अवयव का आंशिक वाष्प दाब, किसी विलयन के अवयव के किसी विलयन के अवयव के आंशिक वाष्प दाब यानी PA समानुपाती होता है उसके मूल अंश से, यानी समानुपाती होगा XA के। बात क्लियर होगा? चलिए अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो यहाँ पे बैठा देना P0A XA। क्या बैठा देना? P0A XA। ठीक है, P0A XA। यह P0A क्या है? P ऊपर नॉट ऊपर करो। P0A XA। P0A क्या है? P0A क्या है? P0A जो है A अवयव A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब मतलब जब वो गैसीय अवस्था में था या द्रव अवस्था में था, अकेले था, तब उस पर ज्यादा प्रेशर लग रहा था, वही वाष्प दाब।
बात क्लियर हो रहा है? चलो अब इसी प्रकार इसको मान लीजिए समीकरण ए, क्या मान लीजिए समीकरण ए, इसी प्रकार अवयव बी के लिए यानी कि अवयव बी के लिए फिर से राउंड का नियम लगाते हो तो आप पाते हो कि इसका मास नाम जो होगा इसके मोल अंश के समानुपाती होगा और पीवी समानुपाती होगा xp और इसी बात को आप लिख सकते हो pv समानु बराबर को p नॉट v और समानुपाती सॉरी xp p नॉट v क्या होगा भैया p नॉट v जो होगा अवयव b का अवयव B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होगा। ठीक है, अगर हम यहां से विलयन का टोटल वाष्प दाब निकालना चाहें, कुल विलयन का वाष्प दाब निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? डाल्टन के नियम से, बाकी नियमानुसार। तो आप कैसे निकालोगे? तो समीकरण क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? Pt इक्वल हो जाएगा Pa प्लस Pb। डाल्टन के नियम तो यही करता है भैया। आप चाहो तो उसको जो है जाने वाला जो मैंने लिखवाया है उसको ठीक से छाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ऊपर वाले आपने लिख लिया होगा, इसको मिटाते हैं, इसको क्या करें? Pt इक्वल हो जाएगा, बोलिए P नॉट A, P नॉट A एक से लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, प्लस क्या लिखोगे? P नॉट B XB P की जगह पर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक बात आपको पता है, क्या पता है? क्योंकि XA प्लस XB बराबर क्या होता है? कुछ बच्चे कहेंगे 0 होता है, बिल्कुल गलत कर भाई, 1 होता है ना, बाकी सारे लोगों को पता होगा। किसी भी द्विअंगी विलयन का कुल मोल अंश 1 होता है, मोनोविलयन या त्रिअंगी ताउअंगी सबका मोल अंश जोड़ दीजिएगा तो 1 ही आएगा। तो x प्लस xb बराबर क्या हो जाएगा भैया? 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है xb बराबर हो जाएगा 1 माइनस xb। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिएगा pt इक्वल हो जाएगा p नॉट a XA और प्लस XB दिया होगा 1 माइनस XA रख दो प्लस P नॉट B X 1 माइनस XA रख दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे लिखिएगा P नॉट A XA और प्लस P नॉट B इनटू, देखिए P नॉट B से 1 में गुणा कीजिएगा, P नॉट B हो जाएगा, P नॉट B से 1 से गुणा कीजिएगा माइनस P नॉट B XA। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ से एक काम कर सकते हैं। कौन सा काम कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है P नॉट A XA P नॉट B XA। तो यहाँ पे आप क्या करो? P नॉट B को इधर आगे लेके आओ, प्लस हो जाएगा P नॉट B और आगे क्या करोगे? यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक से कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं, x a हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या? प्लस में p नॉट a माइनस p नॉट। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, p नॉट b। हमने क्या कर दिया? यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया, x a के जगह पर x a हो जाएगा और इसको उल्टा कर दो तो भैया p नॉट b माइनस p नॉट a, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी प्रकार आप इसको चाहो तो एक और फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे? pt यहाँ पे x भी बराबर लिखा है ना आपने, अब की बार x a बराबर लिख लो, हो जाएगा 1 माइनस xb। वैसे आंसर वही आएगा जो ऊपर वाला है, आपके संतुष्टि के लिए मैं ये कर रहा हूँ। चलिए pt इक्वल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे p नॉट a x a के जगह क्या रखना है? 1 माइनस xb। चलिए प्लस p नॉट b x भी हो जाएगा। आगे लिखिएगा p नॉट a से गुणा कीजिएगा p नॉट a माइनस p नॉट a x b और प्लस p नॉट b x b। अब यहाँ से आप क्या करोगे? p नॉट a प्लस यहाँ पे हो जाएगा p नॉट b माइनस p नॉट a और ये हो जाएगा x b कॉमन। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों में जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो कुछ इस टाइप का आएगा। शुरू में मान लीजिए विलयन का वाष्प दाब था P नॉट A, क्या था? P नॉट A, ठीक है। और उस समय
एक का मूल अंश 1 था और दूसरे वाले का मूल अंश क्या होगा, 0 होगा। बात दिखाया, एक का मूल अंश 1 होगा, दूसरे वाले का 0 होगा, क्योंकि गुणा ही नहीं होगा ना, वास्तव बना ही नहीं भैया। अब देखिए बाद में हम क्या देखते हैं, यह वास्तव बढ़ करके, यह वास्तव बढ़ करके और हो जाता है किसके बराबर, P नॉट B के बराबर। ठीक है, इसके बराबर हो जाता है P नॉट B। P नॉट B के सामने हम देखते हैं क्या हो जाता है, x1 बराबर हो जाता है 0 और x2 बराबर हो जाता है 1। वास्तव पूरा वास्तव बदल जाता है। अब देखिए, अब यहां से देखते हैं तो x1 वाला प्रोसेस यहां हुआ है और यह x1 जो है P नॉट B वाला बात देखिए थोड़ा सा देखिए। चलो अब यहां पर ये देखिएगा तो यह हुआ है प्रोसेस 1 और यह है प्रोसेस 2। यह वाला जोन है P नॉट A है, हाई है P नॉट B। बात क्लियर हो रहा है, हाई जोन है ये वाला, ये है P3। तो डाल्टन के नियमानुसार क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं PA, सॉरी ये P नॉट B को PA है ना, ये हो जाएगा PA प्लस P। ठीक है, यहां से आपको एक और बात देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिला, ध्यान से देखिएगा। हाई वाला जो है y एक्सिस है, हाई वाला जो है x एक्सिस है। यहां पे नीचे हमने मूल अंश दर्शाया है और यहां पे ऊपर हमने क्या दर्शाया है, वास्तव दर्शाया है। आपको इतना देख के पता चल ही गया होगा। ठीक है, अब देखिए हम यहां से क्या पाते हैं, हम यहां से पाते हैं अगर हमको मान लीजिए कोई पूछता है P नॉट A का मान निकालना, तो आप कह देना y का a इनटू P कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। P नॉट B का मान निकालो, आप कहोगे YB इनटू P। टोटल वास्तव में अगर आप केवल उसके YA यानी y वाला से गुणा कर दोगे आराम से वैल्यू निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, आपको बिल्कुल निकल जाएगा। आगे देखिए अगर आपको कहे P नॉट I तो आप कहोगे YI इनटू P नॉट P। ऐसे आप निकाल सकते हो। तो उम्मीद है आपको द्रव वाला विलयन का वास्तव समझ में आ गया होगा। आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क क्या है, आपको ठोस द्रव विलयन का वास्तव निकालना है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं। देखिए हम यहाँ पर जो दोनों द्रव था तो दोनों वाष्पशील भी था, दोनों क्या था, वाष्पशील था। लेकिन जब हम ठोस द्रव में देखेंगे तो ठोस जो है अवाष्पशील होता है, ठोस क्या होता है, अवाष्पशील होता है। ठीक है, तो उसमें जो द्रव वाला पार्ट होगा ना केवल उसी का वाष्प होगा, ठोस का वाष्प होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब है कि P जो होगा वो केवल P नॉट A into x वर्ग के बराबर होगा, माने जो द्रव वाला विलयन होगा उसी के वाष्प के बराबर होगा। बात बुझा ना, उसका ग्राफ देखिएगा तो खाली वो है सीधा लाइन चला जाएगा। बात बुझा गया, इसको क्या करना है आपको कंप्लीट करना है। यही आपका क्या है होमवर्क है, क्या होमवर्क है, ठोस द्रव का विलयन का वास्तव के लिए विलयन निकालना है। ये राउट नियम का दूसरा केस है। यहां पर एक चीज का और हम चर्चा कर देना चाहते हैं कि आपने हेनरी का नियम पढ़ा तो आपने कहा P KH x, नहीं आप राउल का नियम पढ़ रहे हो तो इसमें भी पढ़ रहे हो P नॉट इनटू x। इसमें भी मोल अंश है, इसमें भी मोल अंश है। फर्क किस है, इसमें भी वास्तव है, इसमें भी वास्तव है। फिर फर्क किस बात का है, फर्क है P नॉट और KH। इसका मतलब है कि अगर कोई कहे कि राउल के नियम और हेनरी के नियम में कुछ रिलेशन बता दो हमको कि कैसे एक दूसरे से संबंधित है, तब बता देना राउल का नियम और हेनरी का नियम दोनों एक समान काम करेगा, यानी गैस और ठोस द्रव दोनों एक समान वाष्प का उत्पन्न करेगा। कब, जब हेनरी का कांस्टेंट और P नॉट यानी शुद्ध विलयन में वाष्प दाब बराबर हो जाएगा। अब सोचो P नॉट और KH बराबर हो जाए तो दोनों सेम नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा। यही है हेनरी के नियम की विशेष स्थिति। समझ गया, गैस वाला पढ़ लिए, ठोस वाला आपको होमवर्क मिल गया, करों के और द्रव वाला पढ़। अगले वीडियो में आएंगे तो इस पर ढेर सारा क्वेश्चन करवाएंगे, हेनरी नियम, राउट नियम, जितने सारे क्वेश्चन है सबको बनवाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनादर्स विद्या। आज के वीडियो में बस इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो देखकर मजा आया होगा और अच्छे से पढ़ाई भी हो गई होगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।